जय हिंद एवरीवन। सफलता बैच के एक नए लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सोशल साइंस के ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर जो आपके टर्म फर्स्ट के एग्जामिनेशन में आने वाला है, दैट इज एग्रीकल्चर। चैप्टर नंबर 4 ऑफ एनसीईआरटी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड करके नाम दिया हुआ सेकेंड बुक ज्योग्राफी की, उसको कवर करने जा रहे हैं। पहले बच्चों, पिछले कुछ दिनों से थोड़ी ब्रेक आई थी चीज़ों को मैनेज करने में। मैं शिफ्ट कर रहा था, गाजियाबाद से घर आ रहा था अपने भाई के साथ, अपने दोस्त के साथ, तो वो चीज़ें डिसबैलेंस हुई थी, बट वी विल कवर एवरीथिंग, डोंट वरी। तो आज हम एग्रीकल्चर पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर के नोट्स आपके या इस चैप्टर की डीपीपी जो है वो आपको कहाँ मिलेगी, @रैंकर्स NTSC के टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, यहाँ पर आप जाकर इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप सफलता टेस्ट सीरीज अवेलेबल है हमारे ऐप पर, ठीक है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। सफलता टेस्ट सीरीज, ये सफलता टेस्ट सीरीज किस चीज़ के लिए, ताकि आप पार्ट टेस्ट प्लस फुल टेस्ट प्लस सैंपल पेपर ले सकें। ठीक है, साइंस, मैथ और सोशल साइंस के, इंग्लिश और हिंदी की भी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। इसके लिए आपको 149 रुपीज़ पे करना है। और ये कहाँ से आप कर सकते हैं, रैंकर्स लाइव का हमारा ऐप है, उसको डाउनलोड करिए, वहाँ से चीज़ें जाकर डाउनलोड करके टेस्ट परचेज कर लीजिए। ठीक है दोस्त, चलिए अब बढ़ते हैं इस चैप्टर पर। चैप्टर को हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन रीड करनी है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनको मैं हाईलाइट कर दूंगा, जो चीज़ें आपको समझाने वाले होंगी उनको मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए। आप सभी लोगों को पता है कि देश हमारा जो है वो एग्रीकल्चर पर बहुत पहले से ही बेस्ड रहा है। बहुत सारी चीज़ें अभी घटित हो रही हैं किसानों को लेकर। आप सभी लोगों को भी पता होना चाहिए कि किसान जो है लगभग 10 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कारण क्या है, ये चीज़ें मैंने आपको समझाई थी, उसमें भी आपको चीज़ें समझाई थी कि उस कारण को आप समझेंगे, सुनेंगे, जानेंगे तो आपको ये वाला चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। क्योंकि आपको तब पता चलेगा कि कहाँ के लोग कौन सी चीज़ें उगाते हैं, कहाँ पे खेती ज़्यादा की जाती है, क्यों फार्मर्स इस चीज़ पर डिपेंडेंट है, क्यों वो MSP की डिमांड कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो मेक श्योर आप लोग फार्मर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, कौन से कानून 3 जो है किसान कह रहे हैं कि ये काले कानून है, उनके बारे में जानिए। फिलहाल बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं अभी फार्मर्स के ऊपर, समझ लीजिए मर्डर ही किया गया है उनका, तो दैट इज़ वेरी बैड थिंग। ऐसी चीज़ें घटनाएं हो रही हैं हमारे देश में जो कि नहीं होनी चाहिए। तो इन सब सारी चीज़ों को समझते चलिए, सुनते चलिए। चलिए, एग्रीकल्चर जो है हमारे देश का बहुत ही प्राइमरी एक्टिविटी है। हम लोग देश में अनाज उगाते हैं, गेहूं चावल सब कुछ उगाते हैं, ठीक है, जिससे हमारे खाने पीने की कोई कमी हमें नहीं रहती है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग। आप लोग ये भी जानिए कि हमारे देश में कॉफ़ी, चाय, स्पाइसेस, मसाले, ये सब सारी चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती है। एक्सपोर्ट मतलब बाहर के देशों में भेजी जाती हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग की मैं बात करूंगा कि एग्रीकल्चर जो है ना, पहले बहुत पुरानी चीज़ें हैं। इकोनॉमिक्स भी हमारा जो इकोनॉमी है ना, इस पर डिपेंड करता है। और इसके पहले हम लोगों ने अलग अलग तरीके के मेथड से अपने कल्टीवेशन किए हैं, और अब हम धीरे धीरे उसमें तकनीक का एक एड ऑन कर रहे हैं, उसमें बदलाव ला रहे हैं, और सारी चीज़ें हम अलग से डेवलप कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। देखिए, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको एनसीईआरटी अगर समझने में थोड़ी भी प्रॉब्लम आ रही है, आप क्या कर सकते हैं, मेरी तरफ से अगर मुझे कम समझदारी आती है तो मैं क्या करता हूँ, हिंदी वाली डाउनलोड कर लेता हूँ, और ये बड़ा बढ़िया समझा देता है। मुझे किसी टॉपिक को समझना होगा तो ये चीज़ आप भी कर सकते हैं। आप गूगल पे डायरेक्टली सर्च करेंगे एनसीईआरटी PDF, आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। तो ये जो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग होती है वो क्या होती है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो। मतलब कहने का ये है कि प्रिमिटिव टूल वो होता है, प्रिमिटिव टाइप सब्सटेंस फार्मिंग वो होता है जिसमें हम पुरानी पद्धति का यूज करते हैं। किसका, पुरानी पद्धति का। इसमें इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है कि इट इज ए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का क्या होता है, मतलब हमने क्या किया, एक एरिया उठाया, उसमें जब जो भी खरपतवार जमे हुए, जो भी बेकार चीजें हैं, उनको मैंने जलाया, कल्टीवेशन एरिया बना, उसमें खेती की, वहां से उगाया, वहां से अपना काम किया। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउड व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज। मैंने क्या कहा, मैंने उगाया, वहां से उगाने के बाद क्या किया, जब वहां से फर्टिलिटी, उस सॉइल की कमी होगी तो उस लैंड को छोड़ दिया, कोई नया लैंड पकड़ा, फिर उसमें चीजों को जलाया, और फिर जलाने के बाद वहां पे खेती फिर से शुरू कर दी। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, थ्रू नेचुरल प्रोसेस। इससे क्या होता है कि जो जैसे कि मान हमने कोई प्लेस छोड़ दिया,
अब वो कुछ दिनों बाद नेचुरली वो फिर से फर्टाइल होगा, तो फिर से हम जाकर उस पर खेती करेंगे, ठीक है। लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लो एज द फार्मर डज नॉट यूज फर्टिलाइजेशन। आपको पता है कि पुरानी पद्धति में हम कोई फर्टिलाइजर वगैरह का यूज नहीं करते थे, सारी चीजें अब जाके बदली हैं। चलिए, सबसे बड़ी बात कि ये जो प्रोसेस है, ये जो तरीका है, इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। इस चीज को आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ये चीजें याद रखनी है आपको। जैसे स्लैश एंड बर्न कल्चर जो है, इसको हम नाम देते हैं झूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। और जो है कि और भी अलग अलग नाम देते हैं, जैसे क्या, पमलाऊ इन मणिपुर, दीपा इन बक्सर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड इन अंडमान निकोबार। तो 3 नाम आपको यहाँ से क्या याद रखना है, एक तो झूमिंग, एक तो पमलाऊ और एक तो दीपा, ठीक है। ये 3 नाम रखना है, तीनों स्टेट। तो अपनी कॉपी में ये छोटा सा नोट जरूर बना लीजिएगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि झूमिंग द स्लेज बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा इन मैक्सिको, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, जानते रहिएगा। एंड सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में से क्या कहते हैं, मिल्पा। काउंट्स इन वेनेजुएला, रोका इन ब्राजील, मैस्लो इन सेंट्रल अफ्रीका, लैदंग इन इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम। इसको पढ़ लीजिएगा, इंडियन वाले याद कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इन इंडिया दिस प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड बेवर और दहिया इन मध्य प्रदेश, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। पोडू और पेंदा इन आंध्र प्रदेश, पामा दबी और कोमन ब्रिंजा इन उड़ीसा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट, वेलरे और वेल्टर इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, खील इन द हिमालयन बेल्ट, कुरवा इन द झारखंड एंड झूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अब आप इतना बताने के बाद तुम्हारे दिमाग में यही आ रहा होगा कि भैया इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं इसको याद कर पाऊँ। इसको 1 बार 2 बार 3 बार लिखिए। अब जितनी चीजें आपके दिमाग में रिटेन होंगी, कम से कम रिटेन तो होंगी, आप कम से कम ये तो नहीं ना करोगे क्वेश्चन देखते ही छोड़ दोगे। हो सकता है 3-4 याद रहे, तो कम से कम उस ऑप्शन से आप छाट सकते हो चीजों को। तो ये प्रोसेस अपनाइए, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद एक कहानी लिखी गई है, कहानी को आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग क्या होती है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन। याद रखिएगा, इंटेंसिव फार्मिंग हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा है। इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। हम हायर प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे फर्टिलाइजर, बहुत सारे टेक्निक्स का, या बहुत सारे कह सकते हैं कि बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। कैन यू नेम सम ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वेयर फार्मिंग इज प्रैक्टिस? बिल्कुल, जहाँ पे हम बहुत एक लार्ज एरिया में सेम चीजें हम उगाते हैं, वही कहलाता है हमारा इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। थ्रू द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ द लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशन has rendered land holding size uneconomical. The farmer continues to take maximum output from the limited land of the absence of alternative sources of livelihood. There is enormous pressure on the agriculture land. इस कहने का मतलब समझिए, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग करने की हमें जरूरत क्यों पड़ी। आपको भी पता है कि धीरे धीरे खेती जो जगह एरिया है वो कम हो रही है, ऑब्वियसली कम हो रही है। तो इसके कारण हमें क्या करना पड़ रहा है भाई, कम जगह में ही ज्यादा चीजें उगानी पड़ रही है। तो हमें उसी एरिया, लैंड हमारे पास कम है, उसी में हमको सबकी खाने भर की चीजें उगानी है। तो इसलिए क्या है कि ये सारी चीजें अब आगे धीरे धीरे बढ़ रही हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होता है? द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ द हायर डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट लाइक हाई यील्डिंग HIV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियसली कॉमर्शियल फार्मिंग जहां पे हम पैसे लगा रहे हैं ताकि हमें चीजें अच्छी से अच्छी उगा सके, मास प्रोडक्शन कर सके, वो क्या होता है? वो होता है हमारा कि हम बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें यूज कर रहे हैं। अब आपको यहां से क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि राइस इज अ कॉमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, बट इन उड़ीसा इट इज ए सब्सटेंस क्रॉप। मतलब जहां पे लोग खाने पीने के लिए उगाते हैं और जहां पे हम उसको बेचने के लिए, उससे पैसा कमाने के लिए उगाते हैं, दैट इज कॉल्ड कमर्शियल क्रॉप, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है कि प्लांटेशन इज टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन मतलब हम क्या देखें, एक जगह देखोगे ना कि क्या करते हैं, नारियल का कई सारा पेड़ लगा देते हैं एक एरिया में, सागौन का पेड़ लगा देते हैं, चीर का पेड़ लगा देते हैं, इस तरह के ताड़ का पेड़ लगा देते हैं, ताकि एक कम एरिया में हम बहुत मास प्रोडक्शन कर सके और उसको बेच सके। तो इस टाइप की भी फार्मिंग क्या कहलाती है हमारी, आपकी वही कॉमर्शियल फार्मिंग। उसके बाद द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। Plantation cover large tracts of land using capital intensive input with the help of migrant laborers. All the produce is always raw material in the respective industry. In India, tea, coffee, rubber, sugarcane, banana. ध्यान रखेंगे, टी, कॉफी, रबर, सुगरकेन, बनाना, ये सब किसके एग्जाम्पल है?
कॉमर्शियल फार्मिंग, जहां पे हम पैसे कमाने के लिए इसको उगाते हैं, ठीक है। आर द प्लांटेशन क्रॉप, ये सब क्या है, प्लांटेशन क्रॉप है, ये हमारे वो नहीं है जो खेत में उगाई जाती है, ये क्या है, प्लांटेशन क्रॉप्स है। टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफी इन कर्नाटका आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लांटेशन। अब देखिए टी तो सबको याद रहता है कि असम और नॉर्थ ईस्ट में ही ये सारी चीजें उगाई जाती है, लेकिन बच्चों को याद क्या नहीं रहता है, बच्चों को ये याद नहीं रहता है कि कॉफी कहाँ की है। कॉफी सबसे ज्यादा हमारे यहाँ उगाई जाती है कर्नाटका में, ये याद रखना है आपको, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। Some of the important plantation crops are grown in this state since the production is mainly market for a well developed, वही मैंने सारी चीजें कही हैं। तो अब यहाँ पे भी देख सकते हैं बनाना का भी खेती की जाती है, कहाँ पे, साउदर्न पार्ट में। बम्बू प्लांटेशन कहाँ की जाती है, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखेंगे। चलिए अब हम अपने देश में बढ़ते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है हमारे देश में, कब कब कौन सी चीजें उगाई जाती है। तो आपको हमारे देश में याद रखना है तीन चीजें, रबी, खरीफ, जायद। अब इसको याद कैसे रखेंगे, सबसे पहली चीज रबी, खरीफ, जायद, ठीक है। अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, रबी जा रहे हैं। जायद जेड सबसे लास्ट में आने हैं। रबी 4 वर्ड का लेटर है, खरीफ बड़ा लेटर है। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ रहे हैं, रबी को पढ़ रहे हैं। चलिए रबी पढ़ते हैं। रबी क्रॉप, अब इसमें आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है ये मैं आपको बता दूंगा, कौन सी चीजें कहाँ उगानी है, सारी चीजें आपको याद रखनी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए रबी क्रॉप पैदा कब किया जाता है, ठंडी में इसको बोया जाता है, सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। ये याद रखेंगे कि रबी क्रॉप कब उगाया जाता है, कब बोया जाता है, कब इसके पौधे लगाए जाते हैं, ये होता है ठंडियों में, अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है। इसको काटा कब जाता है, समर में, कब, अप्रैल टू जून। याद क्या रखना है कि ये अक्टूबर से दिसंबर, ठंडी आ रही है लगा दिया गया, गर्मी आएगी निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, कौन कौन से हैं इसमें, याद है क्रॉप्स, एक तो वीट, बेयरली, पीज, ग्राम एंड मस्टर्ड। बेयरली को शायद मक्का कहते हैं, एक बार जल्दी से इसको देख लेते हैं, बेयरली को क्या कहते हैं तुरंत, इसलिए हिंदी वाली चीजें रहेंगी ना तो हमें हमारे पास कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे है हमारा गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों, जौ मटर, तो ये शायद बेयरली जौ होता है, ठीक है, जौ। फिर आपको क्या याद रखना है, स्टेट लाइक नॉर्थ एंड नॉर्थर्न वेस्ट पार्ट्स सच एज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड अदर रबी क्रॉप्स। आपको क्या याद रखना है कि नॉर्थ वाले जो हमारे स्टेट्स हैं वही इन सब सारी चीजों की खेती ज्यादा करते हैं, रबी क्रॉप की खेती कौन ज्यादा करता है, नॉर्थ वाले स्टेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये ठंडियों में उगाए जाते हैं, फिर उसके बाद काट दिए जाते हैं। उसके बाद द सक्सेस ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट ऑफ राजस्थान हैज आल्सो बीन द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ दीज एबव मेंशन्ड क्रॉप। ये सारी चीजें ऐसी क्यों पॉसिबल हो पाई, क्योंकि हमारे देश में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था तो इन सब राज्यों ने काफी सहयोग किया था और यहीं पर सबसे ज्यादा डिमांड थी। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का ही कारण है कि रबी क्रॉप जो है वो इन स्टेट में ज्यादा उगाई जाती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज, दैट इज खरीफ क्रॉप। पहले आपने क्या पढ़ा, रबी, रबी कब उगाई जाती है, कब बोया जाता है, निकाला जाता है गर्मियों में, ठीक है। खरीफ पढ़ते हैं। खरीफ जो है वो मानसून सीजन में बोया जाता है, ऑनसेट मानसून इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड दीज आर हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। मतलब याद रखिएगा सितंबर अक्टूबर में हमने इसको काट लिया। चावल हम कब काटते हैं, सितंबर अक्टूबर में, और उससे पहले ही काट लेते हैं। और उसको बोते कब है, जब हमारी बारिश होती है जून जुलाई के आसपास। तो ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। खरीफ का क्या याद रखना है कि भैया गर्मी में हमने क्या किया, गेहूं काट लिया। गेहूं याद रखना है, गेहूं ठंडी में लगाई जाती है, ये रबी की है, इसको हमने क्या किया, गर्मी में काट लिया। उसके बाद मानसून आया, हमने खरीफ वाला बो दिया। खरीफ में हमें क्या याद रखना है, चावल याद रखना है। फिर इसको हम काटेंगे कब भैया, सितंबर अक्टूबर में। इस तरह से याद रखना है, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन से है भैया, पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। क्या याद रखना है, कौन कौन से, यहां से हिंदी वाला पढ़ लो फटाफट भैया। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन। ये आपको याद रखना है, मुझे नहीं, ठीक है। आप याद रखोगे तभी एग्जाम में कर पाओगे। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन एंड असम। ये राइस जो सबसे ज्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए असम है, वेस्ट बंगाल में, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र। अब ऐसा क्यों हो रहा है, अच्छा पता चला, क्योंकि हमें बारिश की आवश्यकता है, हमें मानसून की आवश्यकता है इसको बोने के लिए। तो जहां पे मानसून ज्यादा रहेगा वहीं पे सारी चीजें की जाएंगी। और वहां पे किसकी आवश्यकता थी, ठंडियों की, ठीक है। तो नॉर्थ में ठंडी ज्यादा पड़ती है।
और अलॉन्ग विद द उत्तर प्रदेश एंड बिहार में भी चावल की खेती काफी अच्छी खासी होती है, ठीक है। Recently, paddy has also become an important crop of Punjab and Haryana. Also, in states like Assam and West Bengal and Odisha, 3 crops of paddy are grown in a year. 3 crops of paddy are grown in a year. These are आस, अमन एंड बोरो। ये आपको याद रखना है कि असम में जो पैडी की खेती होती है उसको हम लोग 3 बार एक साल में करते हैं, ठीक है। कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें औस, अमन, बोरो बोई जाती है। अब ये याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा दोस्तों। चलो, ये एक मैप है, अपने मैप अपने एग्जाम में देख लीजिएगा कि जो ये किस चीज का मैप है। एक बार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस, जो पैडी की खेती है, धान की खेती है, चावल की खेती है, वो कहाँ की जाती है? यहीं पे, इस एरिया में, बंगाल उंगाल साइड में, असम में, ठीक है, कुछ महाराष्ट्र में, कुछ साउथ में, कुछ उड़ीसा में, आंध्रा में, एमपी में, यूपी में, बिहार में, अपने पूर्वांचल में, ठीक है। इसको याद रखेंगे। चलिए, राइस इज ग्रोन इन अ पार्ट ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थन ईस्ट इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड द डेल्टाइक एरिया। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। और इट इज पॉसिबल टू ग्रो इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल सच एज पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। ये सारी चीजें हैं। अब आगे बढ़ते हैं एक एक क्रॉप के बारे में, ठीक है। कुछ चीजें हमसे छूटी क्या? हाँ, मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स, हमने कुछ छोड़ी, हमने रबी छोड़ दी, अरे जायद छोड़ दी, सॉरी, हमने जायद छोड़ दी। यहाँ पर इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन देयर इज ए शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ नोन एज जायद सीजन। अब ये जो खरीफ और रबी के बीच का समय है, उसके बीच में जैसे गर्मी और ये मानसून के बीच का जो सीजन है, उसी सीजन में हम जायद की फसल बोते हैं। जायद की फसल जो होती है वो होती है आपकी वाटरमेलन, मस्कमेलन, ककम्बर, वेजिटेबल, फूड क्रॉप्स, शुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट ईयर टू ग्रो, ठीक है। शुगर केन भी इसी समय लगाया जाता है और लगभग ये 1 साल लेता है उगने में, बढ़ने में, सारी चीजें में। तो ये सारी चीजें होती हैं। वेराइटी ऑफ फूड और नॉन, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले, अब आपको चीजें क्या याद रखनी भाई? खरीफ, पहले तो हमने रबी पढ़ा है, रबी ठंडी में उगाई जाएगी, बोई जाएगी, फिर उसके बाद कब निकाल दी जाएगी? गर्मियों में। फिर हमने क्या पढ़ा है? खरीफ पढ़ा है। खरीफ आपका मानसून आएगा तब बोया जाएगा, फिर निकाला कब जाएगा? ठंडी शुरुआत होगी सितंबर अक्टूबर में, ठीक। उसके बाद जायद कब की जाएगा? गर्मी और मानसून के बीच का समय। इनके क्रॉप्स और ये कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। अब एक एक करके हर क्रॉप के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है हमारा राइस। राइस जो है वो इट इज ए खरीफ क्रॉप, याद रखेंगे, राइस खरीफ क्रॉप है। विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर रिक्वायर करता है। ये एबव 25 डिग्री से, इसे ठंडियों में नहीं बोया जाता, इसलिए हाई टेम्परेचर। हाई ह्यूमिडिटी विथ एनुअल रेनफॉल एबव 100 सेंटीमीटर, ये याद रखना है, ठीक। उसके बाद अब आपको क्या याद रखना है? इस तरह से चीजें मैं पढ़ा दूंगा कि आपको चीजें याद भी हो जाएंगी और क्या इंपॉर्टेंट है उसको आप डिनोट भी कर लोगे। राइस जो है कहाँ कहाँ? नॉर्थ एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड द डेल्टाइक रीजन में ज्यादा उगाया जाता है, ये मैंने आपको दिखा दिया, ठीक। ये सारी चीजें पंजाब हरियाणा में भी बहुत प्रॉपर इरिगेशन के मेथड से ये सारी चीजें हम लोग उगा लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट राइस याद हो गया, इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर ली। अब चलो वीट। वीट जो है वो हमारे देश का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है हमारे देश का? राइस, चावल, मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड है हमारे देश का। चलिए सेकेंड, दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल क्रॉप, इट इज द मेन फूड क्रॉप। गेहूं भाई, आटा है, ठीक है, उसके बिना हमारा जीवन ही नहीं चल पाएगा। दिस रबी क्रॉप्स रिक्वायर्स ए कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ रिपिंग। जब हम बोते हैं तो इसके लिए हमें खूब नहीं, रिपनिंग मतलब क्या होता है एक बार मैं देख लेता हूँ। रिपनिंग मतलब आई थिंक होना चाहिए कि जब हम इसको काटते हैं, जस्ट वेट 1 सेकेंड। चीजें आई होप आपको एनसीईआरटी समझ में आ रही होगी और एनसीईआरटी ही आपके, हाँ, पकने के समय हमने कहा ना, हाँ ठीक है, पकने के समय में इसे खिली धूप की आवश्यकता होती है, इसीलिए कड़ी गर्मियों में देखते होंगे कि वीट के बाल पकते हैं, एकदम पीले पीले हो जाते हैं, ठीक है। इसको जो है कि इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल eventually distributed over the growing season. There are 2 important wheat growing zones in the country, that is, अब ये याद रखना है आपको, 2 इंपॉर्टेंट ग्रोइंग जोन कौन कौन से? द गंगा सतलुज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन इन द डेक्कन। 2 याद क्या रखने हैं? 2 इंपॉर्टेंट जोन कौन कौन से? एक तो गंगा सतलुज प्लेन और एक नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ, गंगा सतलुज कहाँ? नॉर्थ वेस्ट में, और ब्लैक सॉइल रीजन इन डेक्कन, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट स्टेट इसके कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं मिलेट्स।
मिलेट्स आई थिंक बाजरे को कहते हैं या किसको कहते हैं? हाँ, बाजरे को कहते हैं। आई होप आई एम क्लियर। नहीं, मोटे अनाज, मिलेट्स मोटे अनाज को कहते हैं। जैसे ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज हैं। इन्हें मोटा अनाज इसलिए कहा जाता है, इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, ये हेल्दी फूड्स होते हैं। तो ये फॉर एग्जाम्पल रागी इज ए वेरी रिच इन आयरन, ये याद रखेंगे, कैल्शियम, अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड रफेज। ठीक है, रागी क्या होता है भाई? रागी में प्रचुर, मेरे को नहीं पता यार, रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म, ये सारी चीजें मिलती है, तो याद रखेंगे आप लोग। ठीक, ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप विद रेस्पेक्ट टू द एरिया एंड प्रोडक्शन। पहला चावल, दूसरा गेहूं, याद रखिएगा भाई, पहला चावल, दूसरा गेहूं, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपसे पूछा जाएगा, वो है ज्वार, जोअर लिखा रहेगा। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन। It is a rain-fed crop mostly grown in the moist areas which hardly needs irrigation. Major ज्वार producing states are महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र एंड मध्य प्रदेश। याद रखिएगा ज्वार, क्योंकि तीसरा स्टेट है, इसके भी स्टेट याद रखेंगे। फिर उसके बाद है आपका बाजरा। बाजरा ग्रोज वेल ऑन द सैंडी सॉइल, तो राजस्थान में पक्का ये होगा, ब्लैक सॉइल में होता है। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। ठीक है, लिस्ट बना लीजिएगा दोस्त, नहीं मजा नहीं आएगा। रागी इज ए क्रॉप ऑफ ड्राई सीजन, grows well on a red, black, sandy, loamy and shallow black soils. Major ragi producing states are Karnataka, Tamil Nadu, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। तो भैया रागी से सवाल आ सकता है, रागी भी अपना लिस्ट बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है आपका मेज। मेज ही आपका मक्का होता है आई थिंक, हाँ। इट इज ए क्रॉप विच इज यूज्ड बोथ फूड एंड फोडर। फूड एंड फोडर इट मीन्स, एक बार देख लेते हैं हिंदी में। यह बलुआ तथा उथली काली मिट्टी में उगाया जाता है। मक्का में हम पढ़ते थे, एक ऐसी फसल है खाद्यान्न व चारा दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। अच्छा अच्छा, ये जो इसके हरे हरे पत्ते ना, इसको हम क्या करते हैं, चारे के रूप में, जिसको गेहूं, हमारे गाय माता होता, ये सब गाय भैंस खाती है, और ये जो बाल है ये हम लोग खाते हैं भाई, पॉपकॉर्न खाते हैं। चलिए, इट इज द खरीफ क्रॉप। जो हमारा ये मक्का है, ये खरीफ क्रॉप है। ठीक है, खरीफ क्रॉप याद रखिएगा, जिसको 21 डिग्री से 27 डिग्री, मतलब कब बोया जाएगा भाई? खरीफ, सेकेंड बार हमने पढ़ा है। कब बोया जाएगा? मानसून में। कब काटा जाएगा? सितंबर अक्टूबर में। चलो याद करते रहो ऐसे ही। तो भैया इन सम स्टेट्स लाइक बिहार मेज ग्रोन इन रबी सीजन, कुछ जगह रबी में भी इसको उगाया जाता है। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट, HIV से अब तो जानते हो ना, हर चीज हर समय उगा सकते हो यूजिंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स, फर्टिलाइजेशन, इरिगेशन, सारी चीजें। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्रा, तेलंगाना। ये याद करना पड़ेगा, चाहे जैसे आप करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको एक एरिया दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीट। वीट तो आपको दिख रहा है कि भैया ऊपर वाले एरिया में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको। ये एरिया कौन कौन से हैं? ये आपका है थोड़ा जम्मू का एरिया, ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, सॉरी आई होप, हाँ ये हिमाचल प्रदेश हो गया, ये आपका पंजाब हो गया, ये हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, कुछ राजस्थान का एरिया हो गया, उत्तर प्रदेश का एरिया हो गया, ये मध्य प्रदेश का एरिया हो गया, यहाँ पे भी बिहार और पूर्वांचल में और कुछ राजस्थान और गुजरात में भी थोड़ा थोड़ा उगाया जाता है। ठीक है, माइनर एरिया है। चलिए पल्सेस, दाल के बारे में पढ़ लेते हैं। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ द पल्स इन द वर्ल्ड। पल्सेस के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो वर्ल्ड में तीसरा सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर और उसी हिसाब से कंज्यूमर भी है देश। तो मेजर सोर्स ऑफ द प्रोटीन्स इन द वेस्ट, आपको पता ही होगा सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ उगाया जाता है, तो कौन कौन से पल्सेस उगाई जाती है। ये हमारे यहाँ अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्राम, चना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं पल्सेस हमारे, और खरीफ और रबी में अलग अलग समय में उगाई जाती हैं। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन ड्राई कंडीशन ऑल्सो। तो ये सारी चीजें आपको याद क्या रखना है कि ये कहाँ कहाँ उगाई जाती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्रॉप जो है सबको याद रखना चाहिए, दैट इज शुगर केन, गन्ना। गन्ने के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी खबरें सुनी होंगी। इट इज ए ट्रॉपिकल एज वेल एज ए सब ट्रॉपिकल क्रॉप। It is grows hot and humid climate with a temperature of 21 डिग्री सेल्सियस to 27 डिग्री सेल्सियस। एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर, ये भी याद रखना है। इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन इन लो रेनफॉल, जहाँ पे लो रेनफॉल होगा इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होगी। इट कैन बी ग्रोन ऑन ए वेराइटी ऑफ सॉइल, नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, इसके लिए हमें बहुत सारे लेबर की आवश्यकता पड़ती है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राजील। पहला कौन है भैया? ब्राजील, उसके बाद इंडिया। याद रखेंगे शुगर केन के बारे में। इट इज द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, खड़सेरी, मोलासेस, ये सारी चीजें हैं। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसर आर उत्तर प्रदेश, याद रखेगा, बीच में महाराष्ट्र आया था लेकिन फिर से उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग है। फिर महाराष्ट्र,
कर्नाटका, ठीक है, याद रखेंगे, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा। याद क्या रखना है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा। डन। चलिए, ऑयल सीड्स इन 2016, जो तेल जहां से हम निकालते हैं, इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, मूंगफली, ठीक है। In rapid production, India was the third largest producer in the world after Canada and China in 2016. Different oilseeds are grown, covering approximately 12% of the total crop area of the country. Main oilseed produced in the India: groundnut, mustard, coconut, sesame, soyabean, custard seed, cotton seed, lynch and sunflower. ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ये एडिबल ऑयल वगैरह, ये सब सारी चीजें बनाई जाती हैं। अब आपको क्या याद रखना है, ग्राउंड नट इज ए खरीफ क्रॉप। ग्राउंड नट में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मूंगफली एक खरीफ क्रॉप है, ठीक है, खरीफ, रबी, खरीफ, हाँ ठीक है। एंड अकाउंट्स फॉर द अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। गुजरात वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राउंड नट, फॉलोड बाय द, तो याद रखेंगे गुजरात जो है सबसे अलग नाम आया है, गुजरात का पहली बार नाम आया है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट, जो याद रखना है, फॉलोड बाय राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश, ठीक। फिर ये सारी चीजें हैं। लाइसेंस एंड मस्टर्ड आर द रबी क्रॉप। लिंच एंड मस्टर्ड जो है वो रबी क्रॉप है, जो ग्राउंड नट है वो खरीफ क्रॉप है। सीसम इज ए खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड रबी, ये सारी चीजें। कैस्टर सीड इज ए ग्रोथ बोथ रबी एंड क्रॉप। सबसे अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है टी। टी की खेती आप लोगों को पता होगी कि असम साइड में होती है, हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड में होती है। द टी प्लांट्स ग्रोज वेल इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, ये सारी चीजें हैं। आपको क्या याद रखना है, मेजर टी प्रोड्यूसिंग जो है वो स्टेट्स आर असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। केरला में भी, तमिलनाडु में भी, याद रखिएगा, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा आर आल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन कंट्री, ठीक है। इन 2016 द इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टी आफ्टर चाइना। चलिए, अब इसके बाद कॉफी आती है। कॉफी आपको याद रखना है कि इंडिया इज द कॉफी नोन एज द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। हम लोग बहुत अच्छी क्वालिटी की कॉफी प्रोड्यूस करते हैं। The Arabica variety initially brought from Yemen is produced in the country. This variety is greater demand all over the country. सबसे ज्यादा किस वैरायटी की डिमांड होती है, अरेबिका, अरेबिका, ठीक है। अच्छा, cultivation introduced in Baba Budan Hills and even today the cultivation is confined to the Nilgiri in Karnataka, Nilgiri in Karnataka, केरला एंड तमिलनाडु। तो ध्यान ये रखेंगे साउथ में ही ये सारी चीजें उगाई जाती है, कॉफी खेती साउथ में ही होती है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, जो अलग अलग कल्चर के बेस पर क्रॉप्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहली बात, जो फ्रूट्स वगैरह है, वर्ल्ड, इंडिया जो है, इंडिया चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आता है। इंडिया इज द प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। तो भैया इसमें ध्यान ये रखना है कि मैंगो महाराष्ट्र में होता है, आंध्रा में होता है, तेलंगाना में होता है, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में होता है, ठीक, ये याद रखना है अलग चीज। ऑरेंजेस नागपुर, चिरापुंजी मेघालय में, बनाना केरला में, मिजोरम में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। लीची जो है और गवावा जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में होता है। पाइनएप्पल जो है वो मेघालय, ग्रेप्स आंध्रा में और तेलंगाना में, महाराष्ट्र में। एप्पल, पियर्स, एप्रिकोट एंड वॉलनट्स जो है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में होता है और आर इन ग्रेट डायमंड इन द वर्ल्ड ओवर। तो इसको ध्यान रखेंगे। अब सारी चीजें आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, लिस्ट नहीं बनाएंगे तो वो आपको नुकसान होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए, इसके आगे कुछ ऐसे भी क्रॉप्स होते हैं जो आप खाने के लिए तो यूज नहीं करते हैं लेकिन बहुत सारी चीजों के लिए यूज करते हैं, जैसे रबड़। तो रबड़ के लिए आपको ध्यान ये रखना है कि ये कहाँ उगाया जाता है। इट रिक्वायर्स पानी बहुत ज्यादा, इसको जरूरत है, रेनफॉल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और ये रॉ मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। ये कहाँ उगाया जाता है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार आइलैंड में और गारो हिल्स ऑफ मेघालय, जहाँ खूब बारिश होती है ना वहां पे ही उगाया जाता है, ठीक। उसके बाद फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप में आपको पढ़ना है कॉटन, जूट, हेम, ये सारी चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉटन और ये भी याद रखिएगा कि रियरिंग ऑफ सिल्क वॉल्व्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर। आपसे एग्जाम में आ सकता है। सेरीकल्चर क्या होता है, रियरिंग ऑफ सिल्क वार्म। रियरिंग मतलब एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि रियरिंग ऑफ सिल्क वार्म क्या होता है, हिंदी वाली भी चीजें, इसलिए मैं कहता हूँ ना कुछ चीजें अगर ना समझ में आए तो हिंदी वाले से चीजों को पढ़ के समझ सकते हैं। यह है आपका यहाँ रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन, अच्छा क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। तो भैया जो हम लोग कीड़ों का पालन करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर, दैट इज नोन एज सेरीकल्चर, ठीक है। चलिए, कॉटन के बारे में पढ़ते हैं दोस्त।
इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट, तो कॉटन यहीं पे उगाया जाता है। कॉटन इज द वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इन 2016 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। तो ध्यान ये रखेंगे, बहुत मेजर चीजों में इंडिया सेकंड पर ही है, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा है, बहुत उसका एरिया है, बहुत उसकी पॉपुलेशन है, तो वो भी हर चीज में पहले नंबर पे है। तो अक्सर ये चीज, इस चीज की भी लिस्टिंग कर लीजिएगा। कॉटन ग्रोज वेल ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल, ये मतलब कि पहाड़ी और उसमें रेगिस्तानी एरिया में उगाया जाता है, जिसको पानी की काफी कम आवश्यकता होती है, और फॉरेस्ट के एरिया में इसको उगाया जाता है। और ये कहाँ कहाँ उगाया जाता है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, और ये खरीफ क्रॉप है। चलिए इसके आगे जूट। जूट इट इज नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाता है। जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन द फ्लूड और हाई टेम्परेचर, ये सारी चीजें हैं, लेकिन आपको क्या याद रखना है? वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय इज द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग। ठीक, due to its high cost, it is losing market to synthetic fiber and packaging material, particularly the nylon. नुकसान ये है, ड्रॉबैक ये है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है जूट की, इसलिए जो है वो इसकी मार्केट में बिक्री काफी कम हो रही है। चलिए अब हम लोगों को पढ़ना है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। तो ये पूरी की पूरी आप पैराग्राफ पढ़िएगा, और मैं आपको पूरा पैराग्राफ का ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले समझिए ये कि भारत जब आजाद नहीं हुआ था, या फिर आजाद होने के कई सालों तक हम लोग एकदम नॉर्मल खेती करते थे कि भैया हमारे पास बैल है, हमारे पास वही पुराना हल है, उसी से खेत जोत रहे हैं, हमारे पास जो गोबर ओबर की तरह से जो खाद है उसी को हम यूज कर रहे हैं, मिट्टी में हम वही गेहूं चावल उगा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे चीजें बढ़ रही हैं, रिफॉर्म्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, हम बहुत बहुत अलग अलग इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, बहुत तरह के फर्टिलाइजर, बहुत तरह के बायोकेमिकल्स वगैरह यूज करते हैं। इन सब सारी चीजों से हमें प्रोडक्शन में काफी इंक्रीमेंट देखने को मिला है, बट एक चीज में डिक्रीमेंट देखने को मिला है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी रेट होती है वो डिक्रीज करती जा रही है। ठीक है, ये चीज देखने को मिली हुई है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि collectivization and consolidation of the holding, cooperation and abolition of the zamindari etc. were given priority to the bring about institutional reforms in the country after independence. Land reform was the main focus of the first 5-year plan. The right inheritance had already led to the fragmentation of the land holding. ये सारी चीजें बताई गई है कि हम कैसे कैसे प्लानिंग कर रहे थे जब हमारा देश आजाद हुआ था। तो पहले 5-year प्लान में कृषि को काफी ज्यादा महत्व दिया गया था। ठीक है, the laws of the land reform were indicated but the implementation was lacking of the lukewarm. The government of India embarked upon the introducing the agriculture reform 1960 और 1970 में एग्रीकल्चर रिफॉर्म हुए थे ड्यू टू द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन। देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है पैकेज टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था, और व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है ऑपरेशन फूड था। ठीक है, ऑपरेशन फ्लूड, ठीक है, वो बाढ़ पे। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह हम लोग यूज करते हैं, ये सारी चीजें हैं, और बहुत सारी चीजें बदली हैं। आप लोगों को पता है कि 1980-90 के बाद काफी चीजें और आई हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स आए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड आया है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कार्ड स्कीम आई है, सम ऑफ द अदर गवर्नमेंट स्कीम ने इंट्रोड्यूस किया है। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने टेलीविजन और रेडियो पे शुरू किए ताकि गांव के किसानों को जागरूक किया जा सके। भूदान ग्रामदान, ये भूदान ग्रामदान ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। महात्मा गांधी डिक्लेयर्स विनोबा भावे एज हिज स्पिरिचुअल हीयर। He also participated in the Satyagraha as one of the foremost Satyagrahis. He was one of the votaries of the Gandhi's concept of ग्राम स्वराज। ठीक है, तो भैया विनोबा भावे जो है ना, वो उन्होंने गांधी जी को सारी चीजें मतलब अपना एक वो आइडल मान के ग्राम स्वराज पर इन्होंने एक जोर दिया। आफ्टर गांधी जी मेट्रियाडम विनोबा भावे अंडरटूक पदयात्रा टू स्प्रेड गांधी जी मैसेज। तो भैया विनोबा भावे को याद रखिएगा कि गांधी जी की मृत्यु के बाद इन्होंने सारी चीजों को फैलाने का जिम्मा उठाया और पदयात्रा की। उसके बाद कई जगह लेक्चर दिए, आंध्रा में गरीब लोगों को ये कहा कि भाई आप लोग, और कुछ बड़े बड़े जमींदारों को ये कहा कि आप लोग ऐसा करिए कि गरीबों को भूदान करिए। कुछ लोग ग्राम एक एक गांव दान कर दिए ताकि सभी लोग संपन्न हो सके, तभी लोग आगे बढ़ सके। तो ये सारी चीजें थी। दिस भूदान ग्राम दान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे आल्सो नोन एज ब्लड लेस रिवॉल्यूशन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है,
contribution of agriculture to the national economy, employment and output. That is very important topic and you have to understood every each point. ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो है हमारे देश का बैकबोन रहा है जीडीपी में, जो 1951 के आसपास से ही हम चीजों को बहुत ज्यादा इसमें जोड़ रहा है. इन 2010 एंड 2011 52% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स वॉज एम्प्लॉयड बाय द फार्म सेक्टर. फार्म सेक्टर में हमारे देश की आधी आबादी काम करती थी. ठीक है, the declining share of agriculture in the GDP is a matter of serious concern because any decline selection of the agriculture will lead to the decline in the other spheres of the economy. आप जानते ये चीज जान के रखिएगा कि अगर इकोनॉमी में हमारे एग्रीकल्चर का सहयोग कम हुआ तो इसका इम्पैक्ट हमारे देश पर पड़ेगा. ठीक है, सारी चीजें हैं, इसको आप डिटेल में पढ़िएगा. स्टेबलाइजिंग ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, वेटरनरी सर्विसेज, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, horticulture development, research and development in the field of the meteorology and weather forecast etc. were the given priority improvement of the Indian agriculture. ये सारी चीजें हम लोग करके इंडियन एग्रीकल्चर को आगे अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं. चलिए, तो ये टेबल आपको दिया गया है कि 2013-14 में जो इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का एक सहयोग था वो कितना परसेंटेज था. 2013-14 में जो था 2 और 2014-15 में जो था वो था -0.2, बहुत ही कम. फिर 1.1. इंडस्ट्रीज का आप देख पा रहे हैं कि जो जीडीपी में एक सहयोग है, जो ग्रोथ रेट है वो काफी ज्यादा है. सर्विसेज का भी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है. ठीक है, ये सारी चीजें इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 तक अवेलेबल है डाटा, इसको याद रखिएगा, देख लीजिएगा. ठीक है, बहुत सारे फर्टिलाइजर वगैरह का भी हम लोग यूज करने लगे तो बहुत सारी चीजें आई हैं. ठीक, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर. तो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हमारे एग्रीकल्चर पर क्या पड़ा है, इस चीज को आपको समझना है. ग्लोबलाइजेशन इज नॉट ए न्यू फिनोमेना, ये कोई नई बात नहीं है. इट वाज देयर एट द टाइम ऑफ कोलोनियलिज्म. जब कोलोनियलिज्म था तब से हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. In the 19th century, the European traders came to the India. At that time, 2 Indian species were exported to the different countries of the world, and farmers of the South India were encouraged to grow these crops. ध्यान ये रखेंगे कि ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन पे हमने अभी से पकड़ बनाई है. हमारे देश जो है कई सालों से, आजादी से पहले से 1900 के समय से ही हम लोग अपने देश से मसाले, चाय, सारी चीजें एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं. ठीक है, टिल टुडे इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडिया. मसालों का काफी ज्यादा वो कहा जाता है ना, हमारा देश बहुत अमीर था. During the British period, cotton belts of the India attracted the British. Ultimately, cotton was exported as a Britain as a raw material for their textile industry. तो भैया कॉटन की इंडस्ट्री भी हम लोगों ने ही डेवलप कराई थी. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लोरिश्ड ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम द इंडिया. हमारे यहाँ की क्वालिटी जो है काफी अच्छी थी. आपने एक चीज पढ़ी होगी, चंपारण मूवमेंट विच स्टार्टेड इन 1970 इन बिहार. This was started because farmers of that region were forced to grow indigo on their land because it was necessary for the textile industry which were located in Britain. They were unable to grow food grains to sustain their family. समझिएगा कि चंपारण मूवमेंट क्यों हुआ था, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे कि आप लोग नील की खेती करिए, क्योंकि कॉटन इंडस्ट्री में इसकी काफी यूज होती थी. इसके कारण से देश के किसान जो है अपने खाने का अनाज नहीं पैदा कर पाते थे, और खाने का अनाज नहीं पैदा कर पाएंगे तो जिएंगे कैसे. नील की खेती करवा कर भी वो पैसा नहीं देते थे, कम से कम खाने की चीजें उगाकर वो कुछ कर देकर अपने खाने पीने का जुगाड़ कर लेते थे. उसकी दिक्कतों के कारण 1970 में बिहार के चंपारण जिले में चंपारण मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, याद रखिएगा. अंडर ग्लोबलाइजेशन पार्टिकुलरली आफ्टर 1990, आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि एलपीजी रिफॉर्म कब से आए थे, 1990 में. द फार्मर इंडियन हैव एक्सपोज्ड टू द न्यू चैलेंजेस डिस्पाइट बीइंग एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस, cotton, rubber, tea, coffee, jute, spices. Our agriculture products are not able to compete with the developed countries. ठीक है, बहुत सारी चीजें हुई थी जिसके बारे में हम लोगों ने विचार किया और चीजें हमने अच्छी की. Country like highly subsidized agriculture in this country. Today, Indian agriculture finds itself at the crossroad to make agriculture successful. तो ये सारी चीजें हमारी कोशिश चल रही हैं और इसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं. Today, gene revolution which includes genetic engineering, इसका हम यूज कर रहे हैं अपने इस एग्रीकल्चर के सेक्टर को आगे बढ़ाने में. ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी एक बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है अपकमिंग ईयर्स में. ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत सारी चीजें मतलब हम क्या करते हैं ना, अपने से अपने तरीके से का इन्वायरमेंट क्रिएट करके फार्मिंग कर रहे हैं.
तो इसका भी काफी ज्यादा आप लोगों को इफेक्ट देखने को मिलेगा। कुछ इफेक्ट, इट डज नॉट अफेक्ट एनवायरमेंट एट इन नेगेटिव मैनर, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो बहुत सारी चीजें हैं जो चीज आगे बढ़ रही हैं, जो हमारे देश को, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। A few economists think that Indian farmer have a bleak future if they continue growing food grains on their holding, grow smaller and smaller population, right? India rural population, अब ये याद रखिएगा, इंडिया रूरल पॉपुलेशन इज अबाउट 833 मिलियन, मतलब 83 करोड़ के आसपास इन 2011, विच डिपेंड्स अपॉन 250 मिलियन हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, इंडियन फार्मर्स टू डाइवर्सिटी देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम द, देखिए देश के किसानों को जरूरत क्या है, अपने क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करने की जरूरत है। आप गेहूं चावल पर ही मत लगे रहिए, कुछ ऐसी ऐसी चीजों को उगाइए जिससे आप पैसा भी कमा सकते हैं और साथ ही साथ अपने खाने की भी चीजों को यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें बदलाव आई हैं, सारी चीजें हैं। और चेंज इन द क्रॉपिंग पैटर्न फॉर द एग्जांपल फॉर द cereals to the high value crops will mean that India will have to import foods। तो सारी चीजें हैं। 1916 India would have been seen as a disaster, but if India imports cereals in will while exporting the high commodity, it will be the following sustainable economics literally Italy, Israel, चीन। तो ये सारी चीजें हैं, आप इसको फाइनली पढ़ लीजिएगा। बहुत सारी कंट्री है जो एक्सपोर्ट पर भी वो काफी वर्क करती है। तो हम अगर अपना क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करते हैं तो इससे हमें काफी ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये अब मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम एनसीईआरटी का ये 3 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि तभी मुझे समझ में आएगा कि कौन कौन बच्चा इस पूरे लेक्चर को पूरी तरह से देखा है। ठीक है, तो हम लोगों ने 40 मिनट में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट किया। अब आपको क्या होगा, कल इस चैप्टर का पूरा मैं मैक्सिमम एमसीक्यू करा दूंगा 20 से 25 क्वेश्चन का, और उसके डीवीपी एक अच्छी किताब जिसके बारे में आपको पता है उसको मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। आई होप अब कोई ब्रेकेज नहीं आएगा, हम कॉन्टिन्यूअसली इसी तरह से वर्क करते रहेंगे ताकि हमारे अपकमिंग एग्जाम में हम बेहतर कर सके। मैं उम्मीद करता हूँ पूरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और इन तीनों क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। और जिनको भी सफलता टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, जितना जल्दी हो सके रैंकर्स लाइव ऐप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाके ज्वाइन कर लें। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड